जय गणेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? हम यानी कि मैं और आप मिलकर ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। इस पढ़ने के क्रम में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि वो सर्वज्ञ हो गया, समझ लीजिए उसका पतन प्रारंभ हो गया। तो सीखने की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहनी चाहिए। यदि वो जारी नहीं रहती है तो दिक्कत आती है। ऐसी स्थितियों में हम लोग समझ रहे थे कि द्वादश भाव में इन भावपतियों का क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, उसको हमने कल से प्रारंभ किया। कल हमने लग्नेश का प्रभाव बताया था, लग्नेश का द्वादश भाव में फल बताया था। आज हम लेकर आए हैं धनेश या कुटुंबेश, कुछ भी कह सकते हैं। इस दूसरे भाव को कुटुंबेश भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं। तो जो ये दूसरा भाव है यानी लग्न से बगल में, लग्न से अगला जो भाव है, इसको धन भाव कहते हैं और इस पर जो राशि लिखी होती है वही धनेश होता है। तो जो धनेश होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि धनेश कहां बैठा है, उसका वहां के घर के अधिपति से कैसा संबंध है, मित्रवत संबंध है, शत्रुवत संबंध है या सम संबंध है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, उसी के बाद आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यदि धनेश या कुटुंबेश, इसे कुटुंबेश भी बोला जाता है, धनेश यदि लग्न में बैठा हो तो उसके क्या फल होंगे, क्या स्थितियां होंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। धनेश यदि लग्न में बैठा है तो धन का मालिक लग्न में पहुंच गया है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में ही धन आ गया है। जब व्यक्तित्व में धन आएगा तो आप धनवान तो हो ही जाएंगे, धनवान तो होंगे ही। साथ में एक नेगेटिव चीज भी इसमें आ जाती है कि आप थोड़ा सा कृपण हो जाते हैं। जब आप कृपण हो जाते हैं तभी आपके पास धन बचता है। तो व्यक्तित्व में आपके पास धन बचाने के लिए आप कार्य करते हैं। हां, एक चीज और समझ लीजिए, जो आपकी आय होती है उस आय से आप लिक्विड मनी और अचल संपत्ति दोनों रखते हैं। तो धन भाव के अंतर्गत लगभग अचल संपत्ति मानी जाती है और कहा जाता है जो आपके पास अचल संपत्ति है उसे हम कहां से देखते हैं, धन भाव से देखते हैं। तो धन भाव का मालिक जब धनेश जब लग्न में चला जाता है तो व्यक्ति धनवान तो होता ही है, थोड़ा सा कृपण भी होता है, कंजूस भी होता है, अपने ऊपर पैसा उतना खर्च नहीं करता है, वो पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा बना रहता है, अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए वो चतुर भी होता है, वो चतुर भी होता है, वो जानता है किस तरीके से, किससे कैसे पैसा लेना है, लेकिन हां, वो गलत दिशा में नहीं जाता है। ये बुद्धिमान भी होता है। धनेश जब लग्न में बैठता है या लग्नेश से संबंध बनाता है तो ये अति धनी लोगों का एक राजयोग कहलाता है, धनी योग कहलाता है। ये धनी योग हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी सामान्य तौर से पढ़ रहे हैं तो सामान्य स्थितियां जानते चलिए कि धनेश यदि लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति धनवान होगा लेकिन कृपण होगा, अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाला नहीं होगा, चतुर होगा कि कैसे संपत्ति बना ली जाए। उसको मालूम है कि अपनी छोटे से छोटी पूंजी से किस तरीके से संपत्ति बनाई जाती है, संपत्ति का निर्माण किया जाता है। वो बुद्धिमान भी होता है, बुद्धिमान, चतुर, कृपण, धनवान, ये बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा होता है जब धनेश लग्न में बैठता है या लग्नेश से संबंध बनाता है।
कई बार तो ऐसा हो जाता है कि धनेश और लग्नेश दोनों जाकर आय भाव में बैठ जाते हैं। तो जब धनेश और लग्नेश दोनों आय भाव में चले जाएंगे तब तो स्थितियां महाधनी बन जाती हैं, महाधनी योग कहलाता है ये। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि धनेश यदि धन भाव में ही बैठा हो, यानी दूसरे भाव में ही बैठा हो या अपने ही घर में बैठा हो, तब क्या होगा। धनेश जब अपने ही घर में बैठेगा, धन भाव में ही बैठेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो बलशाली हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। ऐसा बलशाली होने के पश्चात वो क्या करेगा, ऐसा जातक धनी होता है, बुद्धिमान होता है और व्यापारी होता है। धनी होता है, बुद्धिमान होता है, व्यापारी होता है, लेकिन एक चीज इसमें नेगेटिव आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति ठगी भी कर लेता है, ठग लेने वाला भी होता है। क्योंकि क्या कर रहा है, ये धन भाव से ये देख रहा है, अष्टम को देख रहा है। तो अष्टम से जब इसका संबंध बनता है तो ये ठग लेने वाली प्रवृत्ति का भी हो जाता है। सबसे बड़ी चीज कि धनेश धन में ही बैठा है और धन भाव से ही वाणी का भी विचार किया जाता है। इसलिए ऐसे जातक की वाणी इतनी सधी, इतनी मीठी, इतनी मधुर होती है कि वो अपनी वाचालता के कारण, अपनी बातचीत के कारण लोगों को आराम से ठग लेता है, और जो ठगा जाता है उसको जरा भी एहसास नहीं होता है कि इसने मुझे ठग लिया है। यानी कि जब धनेश धन भाव में ही बैठे हो तो ऐसा जातक धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यह धन प्राप्त करने की लालसा इसमें इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि यह किसी भी हद तक जाकर धन कमाने की इच्छा रखता है या धन बनाने की इच्छा रखता है। चलिए आइए देखते हैं, जब तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में धनेश या कुटुंबेश जाकर बैठते हैं तो क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जब धनेश पराक्रम में जाके बैठते हैं तब जो जातक होता है वो अत्यंत चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, व्यापारी होता है। चूंकि है क्या, ये कर्मेश के ठीक सामने का घर है, कर्मेश के ठीक सामने सुखेश पड़ता है। लेकिन जब पराक्रम में धनेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ने लगता है और पराक्रम से ये सीधे भाग्य भाव को देखते हैं, भाग्येश को देख रहे हैं। तो भाग्येश को देखने के कारण भाग्य से इन्हें धन भी खूब प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अत्यंत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यापारी होते हैं। अगर यह व्यापार ना कर रहे हो, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। यदि ये व्यापार नहीं भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के अतिरिक्त भी ये व्यापार करते हैं। यानी कि धन से इन्हें अत्यधिक लगाव होता है और धन के लिए हमेशा ये पराक्रम करते रहते हैं और पराक्रम के कारण ही इनको धन प्राप्त होता है। भाग्य से तो धन प्राप्त होता ही है, लेकिन भाग्य के लिए भाग्य तो साथ तभी देगा जब आप पराक्रम करेंगे। तो पराक्रम भाग्य भाव से इनका सीधा सातवां संबंध बैठता है, इसलिए ये पराक्रम के माध्यम से अत्यधिक धन कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, यदि धनेश आपके सुख भाव में है, सुख भाव कौन सा हुआ, चौथा भाव। चौथा भाव सुख भाव है और सुख भाव में जब आपके धनेश बैठे हों तब आप क्या करते हैं, कैसी आपकी स्थितियां रहती हैं। सुख भाव में यदि आपके धनेश बैठे हैं तो आप स्व उपार्जित धन कमाते हैं, यानी धन अपने आप से कमाते हैं। ये आपकी मां का भी घर है तो मां के लिए भी आप धन कमाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये
घर मतलब यानी कि भूमि भवन वाहन का घर है, इसलिए जो आप पैसा कमाते हैं वो अपने सुखों पर, अपने धन का सदुपयोग किया जाता है। यदि धनेश सुख भाव में बैठा हो तो जातक अपने सुखों के लिए अपने धन का सदुपयोग करता है। अभी ऊपर वाले भावों में हम देख रहे थे लगातार कृपण और कंजूस होने की बात कही जा रही थी, लेकिन यदि धनेश सुख भाव में बैठे हैं तो आप अपना धन, जो स्व उपार्जित धन है, वो धन आप अपने सुखों पर भी खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पिता का धन नहीं मिलता है, पिता की अचल संपत्ति को भी आप अपना बनाते हैं, आपको पिता की संपत्ति भी प्राप्त होती है, लेकिन आप अपना धन भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी तो आप अपना धन नहीं कमाएंगे, आप अपना धन तो कमाते ही हैं। ऐसा है ये धनेश और सुखेश का संबंध। चलिए अगला हम चलते हैं। यदि धनेश आपके संतान भाव में है तो आपको इसका क्या फल होगा, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। यदि धनेश या कुटुंबेश आपके संतान भाव में है तो संतान भाव यही है, यही ज्ञान भाव है, यही बुद्धि भाव है। तो आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, कौशल से धन कमाते हैं। धन ज्ञान से, बुद्धि से, कौशल से आपको प्राप्त होता है, आपको अपने परिश्रम से प्राप्त होता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपनी संतान से, आपको अपने बेटे से, बेटी से भी धन प्राप्त होता है यदि कुटुंबेश या धनेश आकर संतान भाव में बैठ जाएं। और इससे संतान से आपके कुटुंब को और परिवार को भी लाभ होता है। संतान भाव कौन सा है? ये है पांचवा भाव। पांचवा भाव संतान भाव कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं कि यदि धनेश रोग रिपु ऋण भाव यानी छठवें भाव में आ जाएं, यानी छठवें भाव में आ जाएं, तब क्या होगा। छठवां भाव हमने आपको बताया, छठवां, आठवां, 12वां भाव कठिन भाव माने जाते हैं, यहां अवयोग पैदा हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर। जब आपका धनेश छठवें भाव में आ जाता है तो यदि वो शुभ ग्रह है, यदि वो शुभ ग्रह है, तब आप धन किसी को दे देंगे तो आपका धन वापस नहीं आएगा। आप किसी को ऋण दे देंगे तो ऋण वापस नहीं आएगा। लेकिन यदि यहां पर पाप ग्रह बैठे हैं, आपके जो धनेश या कुटुंबेश हैं वो पाप ग्रह हैं और यहां पर बैठे हैं, तब आप क्या करेंगे, आपको ऋण से, ब्याज से लाभ मिलेगा। आप ब्याज का कारोबार करेंगे या अपने कारोबार के लिए ऋण लेंगे, उससे आपको लाभ होगा। इसीलिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 6, 8, 12 में यदि पापक ग्रह होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं, जातक के लिए लाभकारी होते हैं। और ऐसी स्थितियों में शुभ ग्रह अगर बैठ जाएं तो वो नुकसान करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि यदि आपके धनेश 7वें भाव यानी कि जाया भाव में बैठ जाएं, जाया यानी पत्नी, पत्नी के भाव में यदि बैठ जाएं, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति बनेगी। चलिए देख लेते हैं क्या स्थिति बनेगी। जब धनेश आपके पत्नी के भाव में बैठ जाते हैं तब आपको कमाने वाली पत्नी मिलती है, यानी कि आपको पत्नी ऐसी मिलेगी जो या तो व्यापार कर रही होगी या नौकरी कर रही होगी, उससे आपको धन लाभ होगा। हां, एक चीज और भी है कि आपको ससुराल से भी धन लाभ होगा, ससुराल से भी धन प्राप्त होगा। और चूंकि ये घर 10वें से 10वां है यानी कि व्यापार का घर है, तो ये व्यापार से भी आपको लाभ कराएगा। और आप नौकरी करेंगे और नौकरी के साथ साथ आप व्यापार भी करेंगे, यानी कि यदि धनेश 7वें भाव में बैठ जाएं तो आप नौकरी भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे और व्यापार के माध्यम से
आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चलिए अब चलते हैं कि यदि आपके धनेश आयु भाव में यानी अष्टम भाव में आते हैं तो क्या स्थितियां होंगी। यदि अष्टम भाव, ये देखिए ये है 7वें के बगल में 8वां, ये अष्टम भाव कहलाता है। यदि अष्टम भाव में हैं तो आप क्या स्थितियां होंगी। 6, 8वें, 12वें, देखिए हमने आपको बताया था 6, 8वें, 12वें थोड़ा सा खराब भाव माने जाते हैं, कमजोर भाव माने जाते हैं, और यहां के भावपतियों को अकारक माना जाता है, कारक नहीं माना जाता है। तो ये क्या करेंगे देख लेते हैं कि अपने घर को, ठीक है, ये अपने घर को देखेंगे। अष्टम सीधे धन भाव को देखेगा। अष्टम में यहां पर बैठेंगे धनेश तो अपने घर को देखेंगे, और घर को देखेंगे तो ये अचल संपत्ति बनाएंगे। अचल संपत्ति यानी कि धनेश यहां पर बैठकर अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा ठगी, ऐसा जातक ठगी में महारथी होता है, विद्वान होता है, चतुर होता है, तुरंत ठग लेता है, और ये यहां से आकस्मिक धन लाभ भी होता है। ऐसा जातक जिनके धनेश आयु भाव में बैठे हों, अष्टम भाव में बैठे हों, तो उनको आकस्मिक धन लाभ होता है। उन्हें लॉटरी से, सट्टा से, जुआ से, ऐसी चीजों से भी धन लाभ होता है। क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, मैं ये बताने के पक्ष में नहीं था, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो मैंने ये बताया। चलिए अगले भाव की तरफ चलते हैं कि यदि आपके धनेश 9वें भाव धर्म या भाग्य भाव में बैठे हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाग्य भाव में बैठे हैं तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, और दूसरा भाग्य में बैठकर वो पराक्रम से संबंध बना रहे हैं। पराक्रम से संबंध बनाएंगे तो आपको अपने भाग्य से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उनके लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा, और पराक्रम के माध्यम से भाग्य भी साथ देगा, पराक्रम भी करेंगे, दोनों चीजें मिलकर आप बहुत सारा धन कमाएंगे। ये उच्च शिक्षा का भी घर है। तो ऐसे जातक जहां पर धनेश धर्म भाव या भाग्य भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक उच्च शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से बहुत सारा धन कमाते हैं, उनको बहुत सारा धन यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधे कि यदि धनेश कर्म भाव में बैठे हों, धनेश का संबंध कर्म भाव से हो जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी। धनेश यदि कर्मेश से संबंध बना लें, उनके साथ कहीं बैठ जाएं, उनके घर में बैठ जाएं, तो ये महान धन योग होता है। धन योगों की जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन धनेश यदि कर्म भाव में बैठते हैं तो ये अपने कार्यों से धन कमाते हैं, यानी कि अपने परिश्रम से ये धन कमाते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं। हो सकता है बहुत नीचे परिवार में या बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ हो, और ये अपने कर्मों से, अपने व्यापार से ये अपने आप को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि जिससे इन्हें संसार में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और हां, एक चीज और कि ये जब संसार को छोड़कर जाते हैं तो बहुत बड़ी संपत्ति बना के अपने परिवार वालों को दे के जाते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको इतनी संपत्ति दे के जाते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां उस संपत्ति का उपयोग करती रहती हैं। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कि यदि आपके धनेश आपके आय भाव से संबंध बना लें तो आप क्या करेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी जातक की। जातक के धनेश यदि आय भाव से संबंध बना लेते हैं, आय भाव यानी 11वें भाव में आके बैठ जाते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी। धनेश यदि आय भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो भी आय करे उस आय को, उस धन को या उस पैसे को किसमें करें, अचल संपत्ति में परिवर्तित करते जाएं, अचल संपत्ति में परिवर्तित करते जाएं।
इसी में धनेश खुश रहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो धनेश आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। धनेश का संबंध यदि आयेश से हो जाए, कहीं पर बैठ जाएं या इसी घर में बैठ जाएं, तो ये महान धन योग बन जाता है। और आप इतना सारा धन कमाते हैं कि आप तो खाते ही हैं, आपके साथ आप चूंकि नहीं खा पाते हैं, आप थोड़ा कंजूस हो जाते हैं, ये व्यय का 12वां भाव है, तो आप उतना पैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं जितना आपकी पीढ़ियां, आपके उत्तराधिकारी प्रयोग करते हैं और आपकी कई पीढ़ियां उसको खाती रहती हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि धनेश आपके व्यय भाव में आ जाएं तो क्या होगा। यहां से ये चूंकि 6, 8, 12 में हमने बताया कि ये कमजोर हो जाते हैं, तो यदि ये व्यय भाव में बैठते हैं तो ये ऋण की स्थितियां उत्पन्न करते हैं और ये अचल संपत्ति, आपकी जो अचल संपत्ति है उसमें कैसे भी कहीं से भी कुछ विवाद आ जाता है जिसमें आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आज हमने ये बताया कि यदि कुटुंबेश या धनेश द्वादश भावों में कहां कहां बैठते हैं तो उनसे क्या क्या स्थितियां बनती हैं। यह सीरीज पूरी समाप्त करने के बाद हम एक एक ग्रह लेके आएंगे जो एक एक राशि में 12 भावों में उसका क्या फल होगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः नया टॉपिक लेके आपके समक्ष आऊंगा और हम लोग आपस में इसकी चर्चा करेंगे। हां, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अगर आपको लगता है कि इससे और लोगों को भी लाभ हो सकता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।